नमस्कार, मैं अमर खान। निर्मला सीतारमण, जी हां, सब इस नाम से वाकिफ हैं। पूरा देश इस नाम को जानता है कि कौन है। कुछ दिन तक ये देश की रक्षा मंत्री भी रही और आज ये पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जो सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इन्होंने एज ए वित्त मंत्री बिताया है और अभी भी वित्त मंत्री बनी हुई है। इन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, बेंगलुरु की एक अदालत ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है। ये वही निर्मला सीतारमण जी हैं जो जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं और जिसको कोसते हुए इनका मुंह नहीं दुखता था। लगातार जेएनयू के ऊपर इतने इतने अजीबोगरीब बयान इन्होंने दिए थे। जेएनयू को खूब कोसा, उसी से पढ़ी लिखी है और बहुत सारे ऐसे नेता रहे जो जेएनयू से पढ़े और उसको कोसते भी रहे ड्यू टू पॉलिटिक्स। कोई दिल से नहीं कोसते होंगे ये, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। इनके बयान, निर्मला जी के बयान अक्सर फेमस होते रहते हैं। जब ये वित्त मंत्री थी और प्याज इतनी महंगी थी कि देश के लोगों को प्याज खरीदने में दिक्कतें आ रही थी, तब उनसे एक सवाल किया गया कि प्याज इतनी महंगी क्यों है। तो इन्होंने कहा, मैं प्याज खाती नहीं। जब मैं प्याज खाती नहीं तो मुझे इसके रेट का अंदाजा नहीं है। बताइए, इस तरह के जवाब वित्त मंत्रालय संभाल रही शख्सियत के होने चाहिए क्या? इन सभी चीजों में उलझकर रह गई हैं निर्मला सीतारमण जी और उलझने का सिर्फ और सिर्फ ये सिला उनको मिला है, ये फल उनको मिल गया है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है। इनके पतिदेव, मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु में हुआ। इनकी शादी पराकाला प्रभाकर जी से हुई। प्रभाकर जो इनके पतिदेव हैं वो बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है वो। उन्होंने कई बार खुलेआम ये कहा है कि देश की जो आर्थिक हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। देश के अंदर जो आर्थिक नीतियां लागू कर रहे हैं आप, वो अच्छे नहीं हैं। हम नेहरू का विलाप करते रहते हैं। नेहरू की जमाने को लेकर आज तक वो विलाप हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश के अंदर वित्त मंत्रालय को लेकर या वित्त स्थिति को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर कोई रोड मैप नहीं है और हमारे देश की जो आर्थिक हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये शब्द हैं निर्मला सीतारमण जी के पति पराकाला प्रभाकर जी के। ये खूब देश के अंदर वायरल हुआ था उनका जो बयान था। लेकिन फर्क किसी को क्या पड़ा? कितने लोग मर गए, कितने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, फर्क तो पड़ता ही नहीं था इस सरकार को। क्योंकि यदि एक आदमी कोई गलत चीज कर रहा है और हम सारे मिलकर, उसके ग्रुप के मिलकर यदि उसका साथ देंगे तो एक दिन वो गलती हमारे ऊपर इल्जाम बनकर आएगी। वक्त बदलता है, लौट कर आता है। वही हाल सीतारमण जी का हुआ है। इनके ऊपर 27 सितंबर को बेंगलुरु की एक कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वो दर्ज क्यों की है? उस दर्ज में एक संस्था है, सामाजिक संस्था, उसने जो याचिका दायर की उसमें कहा गया कि निर्मला सीतारमण जी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन पैसा वसूली करती हैं कॉरपोरेट से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्योगपतियों से जबरन पैसा वसूली करती हैं। और कोर्ट ने इस जो ये दरख्वास्त थी, जो याचिका थी, उसको पूरी तरह से पढ़ा और उन पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सवाल यही खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि 2014 तक 10 से 15 हजार करोड़ इलेक्शन पर खर्च होता था। उसके बाद 14 में जब यह सरकार बनी, इनकी सरकार आई, 14 के बाद जब 19 में इलेक्शन आया तो वो खर्चा 10 से 15 हजार करोड़ से बढ़कर खर्चा हो गया 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ खर्च होता था चुनाव पर। अब आप अंदाजा लगाइए कि पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा, सारी मार जो पड़ी वो पब्लिक पर ही तो पड़ी। 1 लाख करोड़ इलेक्शन को, चुनाव को
इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ था देश के अंदर, इतने बड़े पैमाने पर कंपेनिंग होती थी, प्रचार होता था कि अरबों खरबों रुपए उसमें कहां लग जाते हैं पता ही नहीं चलता था। उसी चीज को बढ़ावा और देने के लिए 2018 में इलेक्टोरल बोर्ड का जो विधेयक था वो पास किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो चंदा वसूली का बॉन्ड है। उससे सीधा सीधा उसके अंदर जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर कितना भी चंदा ले सकती हैं और उनका कोई हिसाब किताब उनको नहीं देना होगा। तो सरकार ने अपने हिसाब से, अपने सुविधाओं के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया और बनाकर लगातार उद्योगपतियों से, कॉरपोरेट जगत से, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से चंदा उगाया और दबाव देकर उगाया। जबरन उस याचिका में कहा गया और कोर्ट ने माना कि जबरन वसूली की जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लोगों से, उद्योगपतियों से जबरन पैसा वसूला जाता है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये लोग चुनाव के अंदर इतना अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, इनको ना तो बेरोजगारी की चिंता है, ना युवकों के पढ़ाई लिखाई की चिंता है। लगातार पेपर लीक हुए, बात आई और चली गई। किसानों ने आत्महत्याएं की, बात आई और चली गई। रेप कांड हो रहे हैं, बात आ रही है और जा रही है। 2-4 दिन तक शोर शराबा मचता है देश के अंदर, उसके बाद इनको कोई मतलब किसी चीज से नहीं रह जाता। फिर ये लग जाते हैं कि हमें सत्ता चाहिए, हम तो चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव जीतकर हम सत्ता में रहना चाहते हैं, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। भाई उस पैसे को आप देश के युवाओं को रोजगार देने में क्यों नहीं लगाते? उस पैसे को आप देश से महंगाई दूर करने में क्यों नहीं लगाते? यदि आप अच्छा काम करेंगे तो इतने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। देश का विकास खुद चलकर बोलेगा कि यह सरकार अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम इनको वोट देंगे, आप बन जाओगे। आपने लाखों करोड़ों युवाओं का जो भविष्य है वो खराब कर दिया। पेपर लीक हुए, उसके अंदर पेपर लीक होने के बाद उनके एग्जाम कैंसिल हुए और कईयों को एग्जाम देने का दूसरा मौका मिल गया होगा, लेकिन बहुत सारे लड़के, नौजवान ऐसे भी थे कि जो ओवर एज हो गए, वो दोबारा एग्जाम दे ही नहीं सकते थे। इसका मतलब तो सीधा सीधा आप मानते हैं कि युवाओं को बेरोजगार रखा जाए, युवाओं को अनपढ़ रखा जाए, युवाओं को सिर्फ नारे लगाने के लिए रखा जाए और हमारे बच्चे, मतलब नेताओं के बच्चे, वो विदेशों में पढ़े, बड़े बड़े पायलट बने, बड़े बड़े आईसीसी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, आईसीसीआई के चेयरमैन बने, जन क्या क्या बने, हमारे बच्चे बने। बस दूसरों के बच्चों से क्या लेने देना? मतलब आप चाहते तो हो कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन आपके घर में ना हो, क्योंकि भगत सिंह होगा तो एक दिन वो फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते, आप चाहते दूसरे के घरों में पैदा हो। मरने वाले जो बच्चे हैं, देश के लिए जो मरने वाले बच्चे हैं, देश के लिए काम करने वाले जो बच्चे हैं, वो दूसरों के घरों में पैदा हो, हमारे घरों में पैदा हो देश पर राज करने वाले बच्चे। तो ये तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से जायज नहीं है। हाल वही हुआ, वक्त घूमता है, वक्त घूमकर आता है। निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ना सिर्फ उन पर, उनके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखना यह है क्या असर इसका होता है और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा इन्होंने लिया है क्या वो वापस करते हैं? कितने गलत तरीके से वो पैसा लिया है? देश का पैसा है, देश के उद्योगपतियों का पैसा है, देश के लोगों का पैसा है और इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ चुनावों में खर्च करने के लिए है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। अरे उस पैसे को लेकर आप गरीबों में खर्च कर दीजिए, गरीबों के मकान बनवा दीजिए, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए फ्री शिक्षा दे दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, आपको दुआएं देंगे, देश तरक्की करेगा। आप चुनाव लड़ते हैं भव्य तरीके से, भव्य टेंट लगाते हैं, भव्य माइक लगाते हैं, आना जाना लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा करते हैं, उस पर ये पैसा खर्च करते हैं। शर्म की बात है। आपको देश इसलिए सौंपा जाता है, जनता इसलिए देश सौंपती है कि आप देश का विकास करें, देश को स्किल इंडिया बनाए, डेवलप इंडिया बनाए, विश्व गुरु बनाए, देश हमारा दूसरे देशों से आगे बढ़े। लेकिन आप देश को पीछे ले जाने का काम करते हैं।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।